नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा और चलिए न्यूज ब्लास्ट में खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। वैक्सीन को लेकर आज ड्राई रन किया गया है। फ्री वैक्सीन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का ट्वीट सामने आया। अभी 3 करोड़ लोगों को मुफ्त लगेगी वैक्सीन। 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को फ्री वैक्सीन यहां पर दी जाएगी। वहीं 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। प्राथमिकता वाले 27 करोड़ लोगों पर फैसला अभी होना बाकी है। तो ये ट्वीट किया है स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था पूरे देश में फ्री वैक्सीन बंटेगी, लेकिन ट्वीट कर इसे साफ कर दिया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अभी 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, यानी ये प्रायोरिटी में है। और इसके बाद प्राथमिकता वाले 27 करोड़ लोगों पर फैसला बाकी है। इधर अखिलेश यादव का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि नहीं लगवाएंगे कोरोना का टीका। ये बड़ा बयान अखिलेश यादव का। भाजपा की वैक्सीन पर उन्हें भरोसा नहीं है। अखिलेश के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को वैक्सीन पर भरोसा नहीं और उत्तर प्रदेश वासियों को अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं है। तो ये तंज कसा है, ये पलटवार किया है अखिलेश के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने। और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को वैक्सीन पर भरोसा नहीं है और उत्तर प्रदेश वासियों को अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं है। और ये पलटवार किया है अखिलेश यादव के उस चौंकाने वाले बयान पर, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। वो नहीं लगवाएंगे कोरोना का टीका। भाजपा की वैक्सीन पर उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है। और इसी बयान पर पलटवार किया है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने, जिनका कहना यही था कि अखिलेश यादव तो कह रहे उन्हें वैक्सीन पर भरोसा नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश वासियों को अखिलेश यादव पर ही भरोसा नहीं है। तो ये बेहद अहम चौंकाने वाला बयान आज अखिलेश यादव ने वैक्सीन को लेकर दिया। कोरोना गाइडलाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। प्रदेश में घटाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू का समय। इस वक्त ये बड़ी खबर है। कोरोना गाइडलाइंस के तहत 7 बजे के बजाय अब 9 बजे से शुरू हो सकता है नाइट कर्फ्यू। रात 9 बजे तक बंद करनी होगी सभी दुकानें और रात 10 बजे तक सभी को पहुंचना होगा घर। गृह विभाग ने सीएमओ को भेजा है ये प्रस्ताव। सीएम की मंजूरी मिलते ही थोड़ी ही देर में ये गाइडलाइन जारी हो जाएगी, जिसका इंतजार किया जा रहा है। तो बड़ी और अहम खबर है कोरोना गाइडलाइंस को लेकर। नाइट कर्फ्यू जो लगातार जारी था, जो 7 बजे तक से शुरू हो रहा था, और अब वो 7 बजे के बजाय 9 बजे से शुरू हो सकता है नाइट कर्फ्यू। रात 9 बजे तक दुकानें सभी को बंद करनी होगी और रात 10 बजे तक सभी को घर पहुंचना होगा। सीएमओ में भेजा गया ये प्रस्ताव गृह विभाग में। वहीं इंतजार है सीएम की मंजूरी मिलने के बाद थोड़ी देर में ये गाइडलाइंस भी जारी होगी। तो कोरोना गाइडलाइंस को लेकर ये बेहद अहम खबर। इधर यूके से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन सामने आई है। यूके से आने वाले पैसेंजर को एयरपोर्ट्स पर RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। पैसेंजर्स को अपने खर्च पर RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। अब 8 जनवरी से शुरू होंगी दोबारा फ्लाइट्स। हर हफ्ते दोनों तरफ से 15-15 उड़ानें होंगी ऑपरेट। नए स्ट्रेन के चलते सरकार ने यूके की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। 22 दिसंबर से ये रोक लगाई गई थी और इसे लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर टेस्टिंग डेस्क भी बना दी गई है। लेकिन अब ये साफ है कि यूके से आने वाले जो पैसेंजर होंगे उन्हें एयरपोर्ट्स पर RT-PCR टेस्ट कराना होगा। यूके से आने वाले यात्रियों के लिए ये नई गाइडलाइन है। साफ बात कह दी गई है कि पैसेंजर्स को अपने खर्च पर ही RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। 8 जनवरी से शुरू होगी दोबारा फ्लाइट, जिन पर रोक लगा दी गई थी 22 दिसंबर से। और अब हर हफ्ते दोनों तरफ से 15-15 उड़ानें यहाँ पर ऑपरेट होंगी। नए ट्रेन के चलते सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। यूके की उड़ानों पर 22 दिसंबर से रोक लगा दी गई थी। कौन है ये कमलजीत सिंह? जी हाँ, मिड डे मील के गलियारों में इन दिनों इनकी चर्चा जोरों पर है। मिड डे मील से ड्राई राशन दिए जाने की चर्चा है मिड डे मील में, और इस काम के लिए 400 करोड़ रुपए बजट की भी चर्चा जोरों पर है। कुछ वरिष्ठ मंत्रियों का भी संरक्षण प्राप्त है इस अभियान को। अब अहम सवाल ये कि क्या एसीबी वाले करेंगे इसकी जांच पड़ताल। अभी कोविड के दौरान दिल्ली सरकार को भी करोड़ों रुपए आटे की सप्लाई कर चुके हैं कमलजीत, और ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कौन है ये कमलजीत सिंह? मिड डे मील के गलियारों में इन दिनों इनके नाम की बेहद चर्चा हो रही है। मिड डे मील में ड्राई राशन दिए जाने की इनकी चर्चा है और इस काम के लिए 400 करोड़ रुपए बजट की भी चर्चा जोरों पर है। कुछ वरिष्ठ मंत्रियों का भी इन्हें संरक्षण प्राप्त है इस अभियान को लेकर। अब सवाल यही कि जब इतनी ज्यादा चर्चाओं पर है तो क्या एसीबी वाले इसकी जांच पड़ताल करेंगे या नहीं? बेहद दिलचस्प खबर, नेताजी और अफसर का स्वजातीय गठबंधन है यहाँ पर जो सामने आया है। जयपुर के एक विधानसभा सीट से हारे हुए उद्योगपति नेताजी का प्रकरण। जलदाय विभाग के एक एक्सियन पर ये नेताजी बेहद मेहरबान है। 4 महीने पहले नेताजी के क्षेत्र से एक्सियन का तबादला हो गया था।
जयपुर से झालावाड़ भेज दिया गया था इन एक्सीएन को और इन 4 महीनों में जयपुर की कुर्सी खाली रखी गई है। इस अवसर के लिए अब नई तबादला सूची में ये एक्सीएन फिर झालावाड़ से आ गए हैं अपनी पुरानी सीट पर यानी जयपुर में। नेताजी और अफसर के गठबंधन की जल भवन में भी खासी चर्चा है। अलबत्ता ठेकों के मामले में अच्छी छवि नहीं रही इन जनाब की, लेकिन इसके बावजूद देखिए किस तरह का इन दोनों के बीच में गठजोड़ है कि तबादला होने के बाद भी 4 महीने तक ये कुर्सी खाली रही इन्हीं के इंतजार में। और ये नेताजी और अफसर का स्वजातीय गठबंधन है। जयपुर के एक विधानसभा सीट से हारे हुए उद्योगपति नेताजी का ये प्रकरण, जिसमें जलदाय विभाग के एक एक्सीएन पर ये नेताजी बेहद मेहरबान है। ट्रांसफर उनका झालावाड़ होता है, लेकिन 4 महीने तक ये कुर्सी जयपुर की खाली रहती है और इसके बाद जब दोबारा सूची आती है सामने तो फिर से ये एक्सीएन झालावाड़ से अपनी पुरानी सीट पर आकर बैठते हैं। नेताजी और अफसर के गठबंधन की जल भवन में खासी चर्चा है। अलबत्ता ठेकों के मामले में छवि इनकी अच्छी नहीं रही है। जलदाय मंत्री की कमजोरी एक एईएन है। बार बार मालवीय नगर ले आते हैं एईएन को। मालवीय नगर से 2 बार हो चुका एईएन का तबादला। पिछले साल जून में हुआ था सिविल लाइंस में तबादला। ज्वाइन नहीं करने पर अगस्त में बाड़मेर इनका तबादला हुआ, लेकिन बाड़मेर की बजाय 5 महीने मालवीय नगर में ही ये अपनी नौकरी करते रहे। मीडिया में मामला उठा तो पिछले महीने रिलीव कर दिया इन एईएन को, लेकिन बाड़मेर ज्वाइन करने के बजाय मेडिकल पर चले गए थे ये एईएन साहब। अब नई तबादला सूची में फिर बाड़मेर से मालवीय नगर इनका तबादला कर दिया गया। आखिर एईएन साहब को मालवीय नगर से क्यों है इतना लगा, और ये बेहद अहम सवाल। वही मंत्री जी एक एईएन पर आखिर इतने मेहरबान क्यों हैं, ये एक दिलचस्प सवाल है जो हर किसी के जहन में है जब इस प्रकरण को देखा जा रहा है। तो मालवीय नगर से 2 बार एईएन का तबादला हो चुका है और बार बार मालवीय नगर ले आते हैं इन एईएन को। पिछले साल भी जून में इनका सिविल लाइंस में तबादला हुआ था। ज्वाइन नहीं करने पर अगस्त में बाड़मेर इनका तबादला कर दिया गया, लेकिन बाड़मेर की बजाय 5 महीने मालवीय नगर में नौकरी करते रहे तबादला होने के बावजूद। मीडिया में इसके बाद मामला उठा तो पिछले महीने इन्हें रिलीव कर दिया एईएन को, लेकिन बाड़मेर ज्वाइन करने के बजाय मेडिकल पर चले गए थे ये एईएन साहब। अब नई तबादला सूची में फिर बाड़मेर से मालवीय नगर का इनका तबादला कर दिया गया और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों इतने ज्यादा मेहरबान है इन एईएन पर मंत्री जी। और चलिए अब जानिए जरा राजकाज की बातें भी। आईएएस तबादला सूची को लेकर चर्चाएं और अटकलें जोरों पर है और 1 दर्जन जिलों में कलेक्टर बदले जाएंगे। कुछ जाएंगे बड़े जिलों में और कुछ बनेंगे पहली बार कलेक्टर। विवादों के चलते 4 कलेक्टरों की छुट्टी भी मानी जा रही है यहाँ पर तय, और वहीं जयपुर में पहली बार महिला कलेक्टर हो सकती है, ये भी संभावना जताई जा रही है। तो राजकाज की बातें हैं, जरा समझिए। आईएएस तबादला सूची को लेकर चर्चाएं और अटकलें अब जोरों पर है कि जल्द ये सूची आने वाली है। 1 दर्जन जिलों में कलेक्टर बदले जाएंगे। कुछ जगह हालांकि बड़े जिलों में और कुछ बनेंगे पहली बार कलेक्टर, ये भी तय माना जा रहा है। विवादों के चलते ही 4 कलेक्टरों की छुट्टी भी यहाँ पर तय मानी जा रही है और ये तस्वीर साफ हो जाएगी जब ये तबादला सूची सामने आ जाएगी। अहम ये है कि जयपुर में पहली बार कोई महिला कलेक्टर भी हो सकती है और ये संभावना प्रबल तौर पर मानी जा रही है कि ये संभावना नजर आ रही है और ये सूची सामने आने के बाद तस्वीर भी साफ हो जाएगी। आईआरएस अधिकारियों की बल्ले बल्ले है। सरकार ने पदोन्नति का इन्हें तोहफा दिया है। देश के 225 आईआरएस अधिकारी इससे लाभान्वित होंगे। 107 अधिकारियों को संयुक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया है। वहीं राजस्थान में कार्यरत करीब आधा दर्जन अधिकारी लाभान्वित हुए हैं। सीबीआईसी ने जारी किया आदेश। प्रवर्तन निदेशालय में भी 10 आईआरएस अधिकारियों को पदोन्नति यहां पर मिली है। सहायक निदेशकों को एडी में उप निदेशक पद पर पदोन्नत किया गया है। वहीं वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने इन आदेश को जारी किया और इसी तरह एक अन्य आदेश से 118 आईआरएस अधिकारियों की वेतन श्रृंखला में भी परिवर्तन किया गया। अभी 118 आईआरएस अधिकारियों को पे बैंड 4 का लाभ यहां पर मिलना तय है। तो बेहद अहम खबर, जहां सीबीआईसी ने आदेश प्रवर्तन निदेशालय में भी जारी किए हैं। 10 आईआरएस अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए गए। अहम तोहफा यह जरूर इन अधिकारियों को मिला है। सहायक निदेशकों को भी ईडी में उप निदेशक पद पर पदोन्नत किया गया है। वहीं वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने इन आदेश को भी जारी किया और इसी तरह एक अन्य आदेश से भी 118 आईआरएस अधिकारियों की वेतन श्रृंखला में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है और अब इन 118 आईआरएस अधिकारियों को पे बैंड 4 का लाभ मिलेगा। धीरे धीरे कम हो रही है एनडीए घटक दलों की संख्या। कुल 20 के करीब सहयोगी दलों ने एनडीए को छोड़ा है। हाल ही के दिनों में ही 4 पार्टियों ने एनडीए का साथ छोड़ा, लेकिन भाजपा में इसे लेकर चिंता का माहौल नहीं है और ऐसे में दिल्ली के सियासी गलियारों में अहम सवाल उठ रहे हैं। क्यों भाजपा नहीं कर रही अपने पुराने सहयोगियों की चिंता? इस सवाल का राजनीतिक प्रेक्षकों ने भी अहम जवाब दिया और कहा कि भाजपा ने अपनी रणनीति ही बदल ली है। दरअसल अब चुनाव में भाजपा को नई सहयोगी पार्टियों की जरूरत, बल्कि विपक्ष और सहयोगी
दोनों दलों के नेताओं को किया जा रहा है भाजपा में शामिल। और इसका सबसे ताजा उदाहरण दिखा अरुणाचल प्रदेश में। सहयोगी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ उसके 6 विधायकों को भाजपा में शामिल किया गया है। हालांकि घटक दल छिटकते जा रहे हैं बीजेपी से, लेकिन बड़ी बात है कि बीजेपी को, एनडीए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये साफ नजर आ रहा है कि एनडीए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल 20 के करीब सहयोगी दलों ने एनडीए का साथ छोड़ा है। 4 पार्टियों ने हाल ही में एनडीए का साथ छोड़ा, लेकिन भाजपा इसे लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। दिल्ली के सियासी गलियारों में जरूर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भाजपा अपने पुराने सहयोगियों की चिंता यहां पर क्यों नहीं कर रही है। कमलनाथ की नई जिम्मेदारी को लेकर लेटेस्ट अपडेट है। जानकार सूत्रों के हवाले से यह खबर, कमलनाथ नहीं लेंगे राजनीति से संन्यास और न ही मध्य प्रदेश छोड़ेंगे कमलनाथ। मध्य प्रदेश से ही दिल्ली संभाल सकते हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश से ही केंद्रीय नेतृत्व के लिए संकट मोचक का काम करेंगे कमलनाथ। और इसका सबसे नया उदाहरण दिखा सोनिया की बैठक में। मध्य प्रदेश रहते ही करा दिया असंतुष्टों की सोनिया के साथ बैठक। कमलनाथ ने ही की थी असंतुष्ट नेताओं से बात और फिर सोनिया गांधी को बातचीत के लिए तैयार किया था। अलबत्ता बातचीत में सबके गिले शिकवे काफी हद तक दूर भी हुए थे और ऐसे में साफ हो चुका है कि कमलनाथ राजनीति से संन्यास नहीं लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश से ही दिल्ली संभाल सकते हैं कमलनाथ, ऐसी संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश से केंद्रीय नेतृत्व के लिए संकट मोचक का काम करेंगे कमलनाथ। इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। यूपी विधानसभा चुनाव में बचा 1.5 साल से भी कम का समय। मार्च 2022 में होने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और ऐसे में सभी दलों ने शुरू की है चुनावी तैयारियां। विपक्ष के तौर पर सपा को देखा जा रहा है प्रमुख रूप से और हाल ही में उपचुनाव और विधान परिषद चुनाव में भी सपा की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी समझ रही है खुद को मुख्य विपक्षी दल। अलबत्ता इस बार पार्टी ने ये फॉर्मूला तय किया है और इस फॉर्मूले के तहत सपा अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और सपा समाजवादी पार्टी ये मान रही है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि विधान परिषद चुनाव में उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। विपक्ष के तौर पर सपा को देखा जा रहा है प्रमुख रूप से और हाल ही में उपचुनाव, विधान परिषद के चुनाव इसके उदाहरण है जहां पर अच्छी परफॉर्मेंस सपा की नजर आई। और ऐसे में समाजवादी पार्टी खुद को मुख्य विपक्षी दल समझ रही है और इस बार पार्टी ने नया फॉर्मूला तय किया। फॉर्मूला ये कि सपा अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और अब सियासी गलियारों की एक बड़ी गपशप, राजसमंद का नया चेहरा बन सकती है दीप्ति माहेश्वरी। सूत्रों की माने तो किरण माहेश्वरी का विकल्प बन रही है उनकी पुत्री दीप्ति माहेश्वरी। पिछले दिनों क्षेत्र में लोगों ने ही दीप्ति की लॉन्चिंग कर दी थी। प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले दिल्ली के बड़े नेताजी की भी यही इच्छा है। उदयपुर संभाग के दूसरे बड़े भाजपा नेता की भी यही इच्छा नजर आ रही है और ऐसे में किरण माहेश्वरी का विकल्प हो सकती है उनकी पुत्री ही। यदि दीप्ति को मिलता है विधानसभा उपचुनाव का टिकट तो फिर भविष्य में क्षेत्र में फिर से होंगी 2 नेत्री। एक होंगी सांसद दिया कुमारी तो दूसरी होंगी स्वयं दीप्ति माहेश्वरी। किरण माहेश्वरी की जगह ले सकती है दीप्ति माहेश्वरी और लोगों ने ये खुद ही तय कर दिया है कि ये कमान दीप्ति माहेश्वरी को सौंपनी चाहिए, क्योंकि उपचुनाव होने और ऐसे में माना यह जा रहा है कि दीप्ति माहेश्वरी को यहां से टिकट दिया जा सकता है। प्रतापगढ़ में भाजपा की गुटबाजी चरम पर है। पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का गुलाबचंद कटारिया पर यह बड़ा हमला है और उन्होंने कहा रोटियां तोड़ने के लिए प्रतापगढ़ आते हैं गुलाबचंद कटारिया। कटारिया ने घर घर रोटियां खाने के लिए कसम ले रखी है। दूसरों की थाली में उन्हें नजर आता है ज्यादा घी। बोरी गांव में आयोजित सम्मेलन में नंदलाल मीणा ने ये बड़ा बयान दिया। बागी भाजपाइयों की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन में संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा ने ये बड़ा हमला किया गुलाबचंद कटारिया पर और हमले के तौर पर उन्होंने कहा यही कि रोटियां तोड़ने के लिए प्रतापगढ़ आते हैं गुलाबचंद कटारिया। कटारिया ने घर घर रोटियां खाने के लिए कसम ले रखी है। दूसरों की थाली में उन्हें ज्यादा घी नजर आता है। तो ये गुटबाजी साफ तौर पर खुलकर सामने आने लगी है और इसी गुटबाजी का ही उदाहरण है कि जहां पूर्व मंत्री ने सवाल उठाए, नंदलाल मीणा ने सवाल किया गुलाबचंद कटारिया पर। ये बड़ा हमला बोला है कि जिन शब्दों के माध्यम से जो हमला बोला उसमें सीधे तौर पर प्रहार गुलाबचंद कटारिया पर कि वो प्रतापगढ़ वैसे आते नहीं, रोटियां तोड़ने के लिए ही आते हैं। कटारिया ने घर घर रोटियां खाने की यहाँ कसम ले रखी है। सियासी अटकलों को विराम लगाया संघनिष्ठ कैलाश मेघवाल ने। बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा सुजानगढ़ उपचुनाव में नहीं जताऊंगा दावेदारी, लेकिन स्थानीय को ही यहां पर टिकट मिलना चाहिए। सुजानगढ़ विधानसभा है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट, पार्टी टिकट देगी तो भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। सुजानगढ़ में स्थानीय प्रत्याशी को टिकट मिले, पार्टी प्रत्याशी को जिताने में भूमिका निभाएगा एससी मोर्चा। तो साफ कर दिया कि अगर टिकट मिलता भी है तो भी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे।
बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, जिन्होंने बड़ा बयान दिया चुनाव को लेकर। सुजानगढ़ उपचुनाव होने हैं जिसमें अपनी दावेदारी वो नहीं जताएंगे, लेकिन स्थानीय को टिकट मिलना चाहिए, ये भी इन्होंने बात साफ कह दी है। सुजानगढ़ विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और पार्टी टिकट देगी तो भी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये उन्होंने साफ कर दिया है। लेकिन टिकट अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो स्थानीय को ही मिलना चाहिए। जिस भी स्थानीय प्रत्याशी को टिकट मिलेगा वो उसका समर्थन करेंगे और पूरी भूमिका निभाएगा एससी मोर्चा। प्रदेश भाजपा ने नई तैयारी की है। संगठन में फेरबदल को लेकर नया फॉर्मूला लेकर आई है प्रदेश भाजपा। अब सिफारिश से नहीं बनेंगे भाजपा मोर्चों के जिला अध्यक्ष, स्थानीय नेताओं से उनका फीडबैक लिया जाएगा। यानी अगर अब ये सोच रहे हैं कि सिफारिश से इनका काम हो सकता है तो वो अब यहाँ पर संभव होता नजर नहीं आ रहा है। फीडबैक के आधार पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को यहाँ पर मौका मिलेगा। सिफारिश और चहेतों को कार्यकारिणी से दूर रखा जाएगा और इस माह के तीसरे सप्ताह तक नाम भी तय होंगे। 60 की उम्र तक के कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाया जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा रणनीति में बदलाव किया गया है। नया फॉर्मूला लेकर आई है प्रदेश भाजपा, जिसने इसे लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। अब सिफारिश से कोई भी भाजपा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नहीं बनेंगे। स्थानीय नेताओं से उनका फीडबैक लिया जाएगा। जहां पॉजिटिव रिस्पांस होगा उन्हें जिम्मेदारियां दी जाएगी। फीडबैक के आधार पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को यहाँ पर मौका मिलेगा, ये भी साफ कह दिया गया। और इस माह के तीसरे सप्ताह तक नाम भी तय होंगे। 60 की उम्र तक के जो कार्यकर्ता है उन्हें पदाधिकारी बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर का आज जन्मदिन है। कोविड महामारी और नए स्ट्रेन को देख माथुर आज अपना जन्मदिन नहीं मना रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने याद रखना प्रिय विश्वस्त का जन्मदिन। मोदी ने ओम माथुर को बधाई और शुभकामनाएं दी है। आज सुबह फोन करके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मोदी ने स्वस्थ सुखी दीर्घायु जीवन की मंगल कामना की। प्रचारक से गुजरात प्रभारी रहते हुए लंबे समय तक माथुर का मोदी से नाता रहा। यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्य की बतौर प्रभारी कमान सौंपी थी माथुर को और प्रधानमंत्री मोदी की हर उम्मीदों पर अब तक खरा उतरे हैं ओम माथुर। आज शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अजमेर की सरस डेयरी ने फिर कीर्तिमान बनाया है। प्रदेश की सबसे बड़ी डेयरी बनी है अजमेर की सरस डेयरी। सफेद बटर के साथ टेबल बटर का भी उत्पाद शुरू हुआ है। बिहार के साथ साथ देश के अन्य प्रदेशों में भी अजमेर डेयरी के उत्पाद बिक रहे हैं। किसानों के बकाया को भी डेयरी ने चुकाया है और शेष बकाया 15 करोड़ का भी जल्द ही भुगतान किया जाएगा। सरकार ने भी जारी किया है मई और जून का लगभग 3.5 करोड़ का अनुदान। तो अहम खबर, एक नया कीर्तिमान, बड़ा कीर्तिमान हासिल किया अजमेर की सरस डेयरी ने। प्रदेश की सबसे बड़ी डेयरी बनकर उभरी अजमेर की सरस डेयरी। सफेद बटर के साथ टेबल बटर का भी यहाँ पर उत्पाद शुरू हुआ है। बिहार के साथ साथ देश के अन्य प्रदेशों में भी अजमेर डेयरी के उत्पाद बिक रहे हैं। किसानों के बकाया को भी डेयरी ने यहाँ चुकाया है और शेष जो 15 करोड़ बकाया है उसे भी जल्द भुगतान किया जाएगा। सरकार ने भी जारी किया है मई और जून का लगभग 3.5 करोड़ रुपए का अनुदान। कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन का 38वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी है। 4 जनवरी को सरकार किसान संगठनों की अगली बैठक होनी है। किसानों और सरकार में 4 जनवरी को बाकी 2 मुद्दों पर चर्चा होगी। संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने भी बैठक से पहले जारी किया ये बयान और कहा कि कानून वापस न होने तक आंदोलन ये जारी रहेगा। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। देश भर के किसान नए कानून के विरोध में हैं। 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। तो बेहद अहम और इंतजार सभी को यही कि जल्द से जल्द किसानों का आंदोलन खत्म हो। 38वां दिन है कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन का। दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी है और 4 जनवरी को सरकार किसान संगठनों की अगली बैठक होनी। हालांकि इससे पहले वाली बैठक भी सकारात्मक रही है। 2 मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन किसानों सरकारों में 4 जनवरी को जो बाकी 2 मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी है। संयुक्त किसान मोर्चा का बयान इसे लेकर आया। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन ये आगे भी जारी रहेगा। किसान नेताओं ने भी बैठक से पहले बयान जारी किया और कहा कि कानून वापस न होने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। देश भर के किसान नए कानून के विरोध में हैं। 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। बारां के निवर्तमान कलेक्टर इंद्र सिंह राव की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। एक बड़ा झटका इंद्र सिंह राव को लगा है। एसीबी कोर्ट में पेश हुए थे आरोपी इंद्र सिंह राव की जमानत याचिका। एसीबी जज प्रमोद मलिक ने तल्ख टिप्पणी करते हुए ठुकराई है इस जमानत याचिका। और उन्होंने साथ ही कहा कि राव ने भ्रष्टाचार किया, उसके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लंघन किया है। गवाहों को प्रताड़ित करने और सबूतों से छेड़छाड़ की भी यहाँ पर संभावना हो सकती है और ऐसे में इन्हें नहीं दिया जा सकता निवर्तमान कलेक्टर राव को जमानत का लाभ और इसलिए इस जमानत याचिका को खारिज किया गया। तो बारां के निवर्तमान कलेक्टर इंद्र सिंह राव की जमानत अर्जी आज खारिज हुई। इसी के साथ ये बड़ा झटका इंद्र सिंह राव को है, क्योंकि इन्हें तो उम्मीद थी कि जमानत इन्हें मिल जाएगी, लेकिन एसीबी कोर्ट में पेश हुई थी आरोपी इंद्र सिंह राव की जमानत याचिका, जिसे कोर्ट ने खारिज किया। एसीबी जज प्रमोद मलिक ने तल्ख टिप्पणी भी की और कहा कि
ठुकराई जमानत याचिका और ये कहकर ठुकराया कि राव ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लंघन किया है। गवाहों को प्रताड़ित करने और सबूतों से छेड़छाड़ की भी यहाँ पर संभावना हो सकती है अगर इन्हें जमानत दी जाती है। तो और ऐसे में इन्हें जमानत नहीं दिया जा सकता, जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता और यह कहकर उन्होंने जमानत याचिका को ठुकरा दिया। ये कैसा सुखद संयोग है, एक बार फिर गहलोत पायलट डोटासरा एक मंच पर नजर आए। किसानों के पक्ष में कांग्रेस का धरना कल है। धरना स्थल पर कल दिख सकता है एक रोचक नजारा। सचिन पायलट भी शामिल होंगे इस धरने में। मुख्यमंत्री गहलोत का भी धरने पर आने का कार्यक्रम है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी धरने में मौजूद रहेंगे। और अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा हो रही है, क्या तीनों नेता एक समय धरने पर मौजूद रहेंगे या फिर अलग अलग समय पर धरने में शामिल होंगे। तो ये दिलचस्प नजारे को जरूर लोग देखना चाहेंगे कल, और ये सुखद संयोग भी बन सकता है क्योंकि कल 5 घंटे का अहम धरना रहेगा जिसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। और ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से गहलोत पायलट डोटासरा एक मंच पर नजर आ सकते हैं इस धरने के दौरान। किसानों के पक्ष में कांग्रेस का यह धरना कल है। धरना स्थल पर कल ये रोचक नजारा दिख सकता है। सचिन पायलट भी क्योंकि इस धरने में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत का भी धरने में आने का कार्यक्रम है। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी धरने में मौजूद रहेंगे। और अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है, और क्या तीनों नेता एक ही समय में धरने पर मौजूद रहेंगे, ये एक दिलचस्प सवाल जरूर है क्योंकि धरने में शामिल तो तीनों होंगे, लेकिन क्या एक ही वक्त पर एक ही मंच पर तीनों की मौजूदगी रहती है या फिर अलग अलग समय पर धरने में शामिल होंगे ये तीनों ही नेता, ये कल तस्वीर साफ हो जाएगी। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।